तो हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे हिस्टोरिकल वर्ल्ड चैनल में। आज हम बात करते हैं बीए के चैप्टर नंबर 5 फ्रांसीसी क्रांति। इसकी 2 क्लास पहले पीछे हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास है। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव क्या क्या थे, यानी इसके प्रभाव क्या क्या पड़े। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप और पूरे विश्व पर इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस क्रांति ने 3 नारों को जन्म दिया। ये 3 नारे कौन कौन से थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 3 नारे विश्व को इस क्रांति ने दिए। इस क्रांति के 2 प्रकार के प्रभाव पड़े। पहला है तत्कालिक प्रभाव, यानी ठीक उसी समय पर पड़ने वाले प्रभाव, और दूसरा है चिरस्थायी प्रभाव, यानी स्थायी प्रभाव, जिसे हम आज भी देखते हैं। तो पहला पढ़ते हैं तत्कालिक प्रभाव, यानी उस समय फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़े। तो पहला पॉइंट है निरंकुशता का अंत, यानी उस समय जो निरंकुश राजतंत्र था उसका अंत। दूसरा है सामंतवाद का अंत। तीसरा है मानव अधिकारों की घोषणा। चौथा है लिखित संविधान। 5वां है प्रशासनिक सुधार। 6ठा है आर्थिक सुधार। 7वां है धार्मिक स्वतंत्रता। 8वां है शिक्षा तथा साहित्य में उन्नति। ये 8 कारण थे जिनके तत्कालिक प्रभाव हमें देखने को मिले फ्रांस पर। तो पहला पढ़ते हैं हम निरंकुशता का अंत, यानी जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी उसका अंत। कि फ्रांस में बुर्बो वंश का कुशासन था। बुर्बो वंश के जो राजा थे वो पूर्ण निरंकुश थे। वो अपनी मनमानी तरीके से कानून लगाते थे और करों को बढ़ाते थे। अब फ्रांसीसी क्रांति जब 1789 में हुई तो उसके होने के पश्चात क्या हुआ, उनके अधिकारों को खत्म कर दिया गया, यानी उनके अधिकार थे वो काफी हद तक खत्म कर दिए गए और उनको कुछ सीमित मात्रा में ही अधिकार दिए गए। दूसरा है सामंतवाद का अंत। 4 अगस्त 1789 को समाज में फैली असमानता का अंत कर दिया गया और उसके स्थान पर सभी को समानता प्रदान की गई। सभी को पदों में समानता प्रदान की गई। सभी पर एक समान कानून लागू किया गया। यह फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है। तीसरा है मानव अधिकारों की घोषणा। कि फ्रांसीसी क्रांति के होने से जो जनसाधारण थे उनको मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्या क्या आते थे? स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति रखने, भाषण देने और कानून के समक्ष सभी को समान रूप से रखने का उनको अधिकार मिल गया था। अब इन मौलिक अधिकारों के मिलने से क्या हुआ कि समाज में लोकतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना होने लगी। चौथा पॉइंट है लिखित संविधान। इस फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस को प्रथम लिखित संविधान प्राप्त हुआ। यह लिखित संविधान कब बना? 1791 में बनकर तैयार हुआ। इस संविधान में काफी कमियां होने के बावजूद भी यह उस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 5वां है प्रशासनिक सुधार। फ्रांस का जो प्रशासनिक ढांचा था वो बिल्कुल कमजोर और भ्रष्ट हो चुका था। उसका क्या किया गया? अब पुनर्गठन किया गया, उसमें काफी सुधार किए गए। अब पूरे देश को प्रांतों, जिलों और क्यूमन में बांट दिया गया। पूरे देश में एक प्रकार की शासन व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था लागू कर दी गई। न्याय व्यवस्था में भी काफी सुधार किया गया। अब पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाने लगी। सभी को समान अवसर प्रदान होने लगे और कानूनों का संग्रह किया जाने लगा। 6ठा है आर्थिक सुधार। अब आर्थिक सुधार क्या हुए कि पहले क्या था कि कर सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों पर लगा हुआ था, यानी गरीब मजदूरों पर ही कर लगा हुआ था। अब आर्थिक सुधार होने से क्या हुआ कि जो कर व्यवस्था थी वो सभी पर अब समान रूप से लागू कर दी गई और चर्च का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा जमानती तौर पर कागजी नोट प्रचलित कर दिए गए। पूरे देश में मैट्रिक प्रणाली और दशमलव प्रणाली अपनाई जाने लगी और जो राजदरबार की फिजूल खर्ची थी, यानी जो फिजूल खर्चा करते थे, उसको बंद कर दिया गया। और फ्रांस के पेरिस शहर में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई,
जिससे व्यापार को काफी प्रोत्साहन मिला। इससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफी सुधरी। 7वां पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता, कि लोगों को अब धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। फ्रांसीसी क्रांति होने के कारण जो धार्मिक भावना थी वो कम होने लगी। अब धार्मिक भावना के स्थान पर बुद्धि और तर्क की पूजा होने लगी। अब किसकी पूजा होने लगी? बुद्धि और तर्क की पूजा होने लगी। पोप का जो प्रभाव था वो कम होने लगा। 8वां पॉइंट है शिक्षा तथा साहित्य में उन्नति, कि फ्रांस की क्रांति बुद्धिजीवी वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। देश में अब अनेक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई। सरकार ने स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी आदि की स्थापना करवाई तथा लोगों के बौद्धिक विकास के लिए उचित साहित्य भी लिखा गया। फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांसीसी जनता पर बहुत बुरे प्रभाव भी पड़े। वो बुरे प्रभाव क्या क्या थे? लोगों में बेरोजगारी और भुखमरी फैल गई, कि जनता को अनेक कष्ट सहने पड़े। मुद्रा की जो कीमत थी वो नीचे गिर गई और फ्रांसीसी क्रांति के कारण काफी बेकसूर लोगों की मौत हुई और लोगों के जो खाने कमाने के उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए। इस क्रांति के बुरे प्रभाव भी पड़े, जिससे लोगों की दशा काफी खराब हो गई थी। वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिले। अब पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के स्थायी प्रभाव यानी चिरस्थायी प्रभाव क्या थे, जिनको हम आज भी देखते हैं। तो पहला है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। दूसरा है राष्ट्रीय भावना का उदय। तीसरा है प्रजातंत्रीय विचारों का आगमन। चौथा है शिक्षा तथा साहित्य में उन्नति। पांचवा है जन कल्याण की भावना और छठा है समाजवाद का प्रसार। ये 6 कारण थे जो फ्रांसीसी के क्रांति के प्रभाव थे, जिन्हें हम आज भी देखते हैं। तो इसको थोड़ा हम डिटेल से पढ़ते हैं कि पहला है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। कि फ्रांसीसी क्रांति की बहुमूल्य देन ये 3 नारे हैं। ये 3 नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का जो नारा है ये उस क्रांति का सबसे बहुमूल्य देन मानी जाती है। इन पर रूसों के सिद्धांतों के प्रभाव देखने को मिलते हैं। इनके कारण राजा के जो दैवीय अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए, लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए और समान रूप से कानून लागू किए गए और सरकारी पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाने लगी। अब दूसरा है राष्ट्रीय भावना का उदय, कि फ्रांसीसी क्रांति होने से लोगों में राष्ट्रीय भावना उदय होने लगी। ये फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। राष्ट्रीय भावना के कारण ही स्पेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और एशिया ने मिलकर किसका विरोध किया? नेपोलियन बोनापार्ट का प्रबल विरोध किया। और इसी भावना के उदय होने के कारण इटली और जर्मनी के लोगों ने अपने देश का एकीकरण किया और इंग्लैंड के विरुद्ध भारतीयों के जंग लड़ने में भी राष्ट्रीय भावना का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रीय भावना के उदय होने के कारण ही हम भारतीय आज आजादी की सांस ले रहे हैं। तीसरा पॉइंट है प्रजातंत्रीय विचारों का आगमन, कि क्रांति से पहले अधिकतर देशों में निरंकुश राजतंत्र था। रूसों ने बताया कि जनता ही सर्वोपरि है, राजा प्रजा के लिए है, न कि प्रजा राजा के लिए। राजा के शासन का उद्देश्य अधिक से अधिक अपनी प्रजा यानी अपने लोगों का भला करना है। उसे लोगों के हितों के लिए ही नियम बनाने चाहिए ताकि लोगों का अधिक से अधिक भला हो सके। रूसों तथा अन्य विद्वानों के विचारों के कारण फ्रांस में प्रजातंत्र की भावना को बल मिला और बाद में अनेक देशों में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। चौथा पॉइंट है शिक्षा एवं साहित्य में उन्नति, कि फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी परिवर्तन हुए। अब फ्रांस में अनेक स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरियां खोली गई। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की और फ्रांस की क्रांति की भावना से प्रेरित होकर अनेक विद्वानों ने अनेक रचनाएं लिखी। पांचवा है जन कल्याण की भावना। अब क्रांति से प्रेरित होकर लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने की ओर
ध्यान दिया गया। दास प्रथा को बंद कर दिया गया और मजदूरों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए अनेक कानून पास किए गए और कठोर दंड व्यवस्था को बंद कर दिया गया और जो आर्थिक रूप से निर्धन थे उनको आर्थिक सहायता प्रदान की गई। छठा है समाजवाद का प्रसार। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की नींव रखी। इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना था। तो हमने पढ़े फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव, चिरस्थायी प्रभाव भी और तत्कालिक प्रभाव भी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।